फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर मेरठ से है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ मेरठ के पदाधिकारी और साथी कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर एक अनोखा और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारी अपनी बाहों पर काला फीता यानी कि काली पट्टी बांधकर शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं। कर्मचारियों का साफ कहना है कि यह मूक क्रांति है, जिसके जरिए वे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं और जनहित सर्वोपरि है, लेकिन हक की लड़ाई जारी। आंदोलन के दौरान सभी खास बात ये देखने को मिली है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा। कर्मचारी मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि आम जनता को कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन साथ ही वहां पर बंधा काला फीता प्रशासन के प्रति उनके आक्रोश को साफ बयां कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए डॉक्टर भगत सिंह, जिला अध्यक्ष मेरठ, ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट रुख रखते हुए कहा, हम जनहित और स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित किए बिना पूरी जिम्मेदारी से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। अनवरत जारी रहेगा जब तक उच्च स्तर पर हमारी स्पष्ट और लिखित सुनवाई नहीं हो जाती तब तक। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्कूटी और बाइक की टक्कर में युवक की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। जौनपुर जिले के केराकत क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि चौकियां नाई बाजार स्थित काशी गोमती ग्रामीण बैंक के पास स्कूटी और बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसा इतना भयावह था कि दोनों वाहनों पर सवार लोग सड़क किनारे दूर जा गिरे हैं। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग वहां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सरौनी पश्चिम पट्टी गांव निवासी अविनाश, अमित, पंकज और साथी ईशु कुमार एक स्कूटी पर सवार होकर देवकली बाजार जा रहे थे। इसी दौरान जौनपुर की ओर से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई है। वहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 5 अन्य की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सूरज अपने पिता के साथ किसी काम से जौनपुर आया था और वापस घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यातायात नियमों की अनदेखी बनी है हादसे की वजह। मऊ भाजपा के पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के घर से लौट रहे 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों के बीच आमने सामने हुई है कई राउंड फायरिंग में एक हिस्ट्री शीटर को लगी है 3 गोलियां। दोनों गुटों में पहले से चल रहा था विवाद। आपको बता दें, घायल को गंभीर हालत में आजमगढ़ रेफर किया गया है और दोनों आरोपी आजमगढ़ जिले के हैं। अपराधी उन पर 7 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर पकड़ में लगी है। पुलिस मऊ जिले के चिरैया कोट थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। अमरेश सिंह स्कॉर्पियो से अमन के बीच में हुई है फायरिंग। और साथ ही भाजपा के पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने कहा, आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोनों अपनी गाड़ियों से आजमगढ़ लौट रहे थे। कोर्ट में अमरेश सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो थाना जीएनपुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कल ये किसी कार्यक्रम में आए थे और इनको अमन सिंह नाम का एक अभियुक्त है, अपराधी है, वो भी आजमगढ़ का रहने वाला है। उसने अपने 3 साथियों के साथ इन पर हमला किया और इनके पर फायरिंग की, जिसमें 4 फायर पुल किए गए थे, जिसमें 3 गोलियाँ अमरेश सिंह को लगी है। अमरेश सिंह का भी आपराधिक इतिहास है, वो भी हिस्ट्री शीटर है। उनको बेहतर इलाज के लिए वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ में पूरा भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। ऑपरेशन उनका हो गया, एक ऑपरेशन अभी उनका और होना है। इसमें जो है थाना चिरैया कोर्ट पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। कई टीमों का गठन कर दिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है शीघ्र इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा।
तो सर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये थाना चिड़ैया कोट क्षेत्र से किसी निजी कार्यक्रम से शामिल होकर आ रहे थे और रास्ते में इन दोनों लोगों में आपसी विवाद हुआ और फायरिंग की घटना हुई। बलिया के गढ़वाड़ थाना क्षेत्र से बेहद गंभीर मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट करने और दहेज उत्पीड़न और भ्रूण हत्या का आरोप लगाया है। विवाहिता का कहना है नगरा थाना अंतर्गत बिहरा हरपुर निवासी शरद यादव के साथ 2022 में मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पूरे परिवार बिलासपुर थाना हल्धरपुर जनपद मऊ में रहता है, वहीं हम लोग रहने लगे और शादी के 4 महीने तक ससुराल वालों का व्यवहार अच्छा रहा, लेकिन अचानक व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। उसी बीच मेरा बच्चा होने वाला था। हमारे ननद देवर पति ने अपने रिश्तेदार के कहने पर हमें जबरदस्ती मुंह में दवा खिलाकर मेरा भ्रूण गिरा दिया और साथ ही उसके बाद हमको जबरदस्ती मायके भेजा गया। हमारे ससुराल पक्ष की डिमांड के अनुसार शादी में सभी शर्तों को पूरा किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद 4 चक्का गाड़ी की डिमांड होने लगी। इसके बाद हमारे पति को हमसे दूर रखने के लिए आए दिन अनेकों तरह के परिवार के लोग हथकंडे अपनाने लगे। नाम नीतू यादव, शादी हुई थी बिहरा हरपुर। वर्तमान में ये लोग बिलासपुर रहते हैं। पति का नाम शरद यादव। और मैं गई तो 4 महीना अच्छे से रही। मेरे साथ भ्रूण हत्या किए लोग और फिर 9 महीना पर ले गए। तब से उनके बहन लोग भाई लोग बहुत अत्याचार करने लगे मेरे साथ, दुर्व्यवहार करने लगे। शादी 2022 में। उसके बाद जब आप गई तो इस तरह की आपको घर में प्रताड़ित किया जा रहा था? पहली बार मेरे साथ व्यवहार अच्छा था। 4 महीने में मेरे साथ मेरा गर्भ ठहर गया तो उसको ये लोग दवा खिला दी और उसके बाद मैं आ गई, मायके भेजकर हमको 9 महीने पुपलाए। 9 महीने गई तो इनके बहनें इनको अलग खाना देना, बाहर सोना, आना जाना, मैंने हमें से बात करने के लिए भी मना कर दी थी। सब बाहर खाना पीना अपना, उनका कपड़ा लाता सब अपने रूम में रखती थी। सब मेरे रूम में कुछ नहीं रहता था। आते जाते बस ये कहते कि इन लोग को समझाएंगे और उसके बाद फिर हमको ये मायके भेज दिए कि 2 महीना में इन लोगों को समझा के फिर बुलाएंगे तुमको। 2 महीना बाद गई। 2 महीने के बाद हमको ये लोग 1.5 साल पर बुलाए। 1.5 साल पर गई, शादी बीता। उनकी बहन की शादी थी 30 अप्रैल को पिछले साल। उसके बाद गई 2 महीना। जब शादी खत्म हुआ उसके बाद से ये लोग खाना अलग में, किचन रूम बंद कर देते थे, खाना अलग रखते थे कुत्ते के जैसा। और इसी बात पर मैं कहने लगी थी, ये लोग बहुत गलत आरोप लगाए इसमें और मुझे मेरे पिताजी को, भाई को फोन करके गाली दी कि ले जाइए अपनी बहन को, नहीं तो हम लोग मार डालेंगे, इसको मुआ देंगे, ले जाकर फेंक देंगे। और मेरे भाई गए तो मुझे लेकर के आए। 10 दिन के लिए लोग कहकर भेजे थे और 10 महीना हो गया लेकिन ले जाने के नाम नहीं ले रहे थे। इसमें मेन साजिश करता मामा के लड़के कमलेश यादव है, सहरोजा के, वही मेन इसमें साजिश है। उनका रोल क्या है? उनका यही रोल है कि हम जो चाहते हैं आप लोग हम करवा देंगे, छुड़वा देंगे, दूसरी शादी करा देंगे। ऐसा वो कहीं शादी करा रहे थे, ये लोग नहीं किए थे उस टाइम। क्या कोई दहेज की मांग? दहेज की मांग उनकी पूरी हुई थी, जो भी मांगे सब दिया गया। शादी में 30-35 लाख मेरा खर्च हुआ था। देने के बावजूद भी जो 4 चक्का का डिमांड हो रहा था, उसके बाद हाँ, जितना भी सामान दिया गया तो उस पर ये भी आरोप था कि अच्छा नहीं है, तो नकली है, तो डेट एक्सपायर है, ये सब पुराना मॉडल है। इसके लिए भी मैंने बहुत क्लेम लगाया। यादव के कहने पर भी ये लोग हमको दवा खिलाए। उन्हीं के कहने पर ये लोग 4 चक्का गाड़ी भी मांग रहे हैं, 4 व्हीलर, कि मिलेगा तो रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं और इस कमलेश मामा के लड़के हैं, सहरोजा के प्रधान है। कितने दिनों से आप थाने का चक्कर लगा रहे हैं? थाने से 1.5 महीने। कब आप थाने पर तहरीर दी? थाने पर 4 अप्रैल को दी थी मैं। उसके बाद क्या पुलिस कार्रवाई? पुलिस 2 बार आई, 2 बार के बाद फिर बुलाए थे। 2 बार वो लोग नहीं आए, 3 तारीख को और 10 तारीख को, और फिर आए। आज 17 तारीख को आए थे। 17 तारीख में कोई सुनवाई नहीं हुई। कमलेश यादव आए थे, रामपर पे सिख चौहान है और उनके भाई अजय यादव है, शरद यादव पति है और एक सोनू यादव है और बाकी लोग भी आए थे साथ में। बछारजा के हैं, वो मेरे नंदोई है, रिश्तेदार है, आशुतोष यादव।
क्या थाने में आपके पति से और आपकी बात हुई थानेदार के सामने? थानेदार के सामने बात हुई, पति कह रहे हम नहीं ले जाएंगे। उनको मेन दबाव है कमलेश यादव का। क्या है कमलेश यादव के यही कहना है कि ये नहीं रहेगी, ये जब तक मांग पूरी ना हो रखने के लिए तैयार मत हो। मुकदमा दर्ज हो रहा है? हाँ, मुकदमा दर्ज हो। गुहार लगा लिए थे। हाँ, आप गुहार लगाइए। हम पूरे रिश्तेदारी में लगाए थे, पंचायत से कहवाए थे, जो अगुआ मेन शादी करवाए थे उन लोगों से कहवाए थे, किसी की बात नहीं मानी इसमें अगर कमलेश चाहे होते तो सही हो गया, तो कमलेश का मेन साजिश है। मैं मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हूँ, मुझे न्याय मिले। ऐसे रिश्तेदार हो जो कि एक दो रिश्तों को जोड़े, लेकिन ऐसा रिश्तेदार नहीं होना चाहिए कि रिश्ते को तोड़ दे, जिसमें कमलेश यादव एकदम तोड़ने पर लगे। मेरा रिश्ता खराब वही कर रहे हैं। हाँ, हम उनके विरुद्ध है सर। चकरपुर मंडी के सब्जी खंड स्थित चबूतरा संख्या 6 में लगी भीषण आग के बाद अब प्रभावित व्यापारियों ने प्रशासन से मुआवजा और साथ ही पुनर्निर्माण की मांग उठाई है। व्यापारियों द्वारा जिलाधिकारी कानपुर महानगर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि 15 मई को शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में 44 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं। दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान भी आग की चपेट में आ गया है, जिससे आढ़ती व्यापारियों और साथ ही वहां रहने वाले पल्लेदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि प्रभावित व्यापारियों को जल्द मुआवजा दिया जाए और जली दुकानों का पुनर्निर्माण कराया जाए और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पक्की सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन पीड़ित व्यापारियों को कब तक राहत पहुंचाता है। चकरपुर में 14 तारीख को जो भीषण आग लगी थी, 44 दुकानें जल के खाक हो गई सब्जी की, और पल्लेदारों का जितना भी सामान उसके अंदर रखा था पूरा ख़त्म हो गया और कुल मिलाकर के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और पल्लेदार भी वहाँ जो स्थापित थे, काम कर रहे थे, रह रहे थे, खाना, वो सब सामान जल गया। हालांकि हरी सब्जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सौरभ पांडे वहाँ पर मदद कर रहे हैं सबकी, पल्लेदारों की, लेकिन व्यापारियों की मदद और वहाँ पर पुनर्निर्माण हो जाए, पक्का निर्माण हो जाए और मुआवजा मिल जाए, इसको लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले। बिजली की और भी दिक्कत है, कुछ वहाँ पर खंभे कुछ झुके हुए हैं, जो हाई टेंशन लाइन जा रही है, वो भी बताया कि वो भी कहीं दोबारा कोई घटना न हो जाए, उसको वहाँ से हटाया जाए। इन सब मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने विस्तृत बात सुनी और मंडी के राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संभागीय उप निदेशक संजय सिंह जी को इस बारे में अवगत कराने के लिए निर्देश दिए हैं। इसका काम जल्दी कराया जाए, जिससे व्यापारी अपना व्यापार पुनः शुरू कर सकें। उनका आश्वासन जिस तरह से हम लोगों को मिला है, लगता है जल्दी व्यापारियों को वहाँ राहत मिलेगी। कानपुर पुलिस ने शिक्षा माफियाओं पर बड़ा शिकंजा कसा है। फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाकर ठगी करने वाले गैंग के 2 छात्रों को किदवई नगर पुलिस और साथ ही क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। ये लोग इंटर से लेकर पीएचडी तक की डिग्री बिना परीक्षा के बेच रहे हैं और साथ ही कानपुर में फर्जी डिग्री का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। थाना किदवई नगर पुलिस और साथ ही क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने मनीष उर्फ रवि और अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी फर्जी यूनिवर्सिटी के नाम पर इंटरमीडिएट से पीएचडी तक की मार्कशीट, डिग्री, ग्रेड शीट और साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करते थे। बिना परीक्षा दिलाए डिग्री देने का गोरख धंधा चल रहा था। मौके से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, नकली मोहरे, लैपटॉप और साथ ही मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला है कि उन्होंने कई राज्यों के छात्रों को निशाना बनाकर करीब 80 फर्जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिए हैं और साथ ही तेलंगाना यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है और पुलिस को करोड़ों रुपए के लेन देन के सुराग भी मिले हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड यूके लंदन के नाम से भी फर्जी अवार्ड कार्यक्रम पर ठगी करते थे। इसमें हमारे इस केस में हमारे मार्क्स और फिर सर्टिफिकेट के रैकेट में इनको पकड़ा गया है। हमारा जो है, क्योंकि शैलेंद्र के साथ इनका संपर्क था, इनके बैंक अकाउंट का डिटेल हमारे पास है, इनके मोबाइल्स का पूरा डिटेल हमारे पास है, जिसके आधार पर इनको पकड़ा गया है। अध्यक्ष जी सामने देखो, ये जो है बेंगलोर, ये हैदराबाद बेस्ड है, ये बेंगलोर, मुंबई और गोवा, दिल्ली और फरीदाबाद में भी इनका नेटवर्क है
और पूछताछ में इन्होंने बहुत लिमिटेड बताया कि बहुत कम ही मार्कशीट का इन्होंने बताया। ये हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी और बीकॉम के सर्टिफिकेट देने की बात इन्होंने स्वीकारी है। और इन्होंने अपनी जो पूछताछ में हमें केवल 2 ही जगहों का बताया है। वो इन्होंने बताया है लिंगया और गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। ये ज्वाइनिंग जो है इनका इंदौर का एक इनसे अरे नीचे रुपया गिर गया क्या? माध्यम से इनको जो है सर्टिफिकेट मिलते थे। और अर्जुन को जो सर्टिफिकेट दिए हैं ये इनके द्वारा दिए गए, मनीष के द्वारा दिए गए। यही बात है। और लर्निंग पाथ और अल्मा किड्स है। सर, फर्जी मार्कशीट के मामले में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इनका नेक्सस यहाँ ही नहीं बल्कि बाहर भी था, फाउंडेशन में चलाते रहे। क्या पूरा मामला है? ये डॉक्टर मनीष और अर्जुन यादव 2 लोगों को पकड़ा गया है। पिछले फरवरी में हमारे द्वारा एक फर्जी मार्कशीट का एक रैकेट को बस्ट किया गया था, जिसमें 1000 के आसपास फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद हुई थी। इसी कड़ी में जो मेन सरगना उस समय बताया जा रहा था, शैलेंद्र जो उस समय का मेन सरगना था, उसने बताया था कि मुझसे भी बड़ा सरगना जो है डॉक्टर मनीष है। डॉक्टर मनीष की लोकेशन हैदराबाद में थी और हैदराबाद में हमारी टीम लगातार इसको प्रयास कर रही थी पकड़ने का, और इसके द्वारा लगातार स्थान बदला जा रहा था। पुणे, गोवा, बेंगलोर और दिल्ली और फरीदाबाद में फाइनली इसको पकड़ने में हमारी पुलिस कामयाब हुई है। और इसके शैलेंद्र और अर्जुन के बीच में जो कैश इसका पैसों का लिंक है, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस और इनके मोबाइल के पूरे डिटेल हमारे पास हैं। इसके आधार पर इन्होंने काफ़ी संख्या में अवैध जो फेक मार्कशीट का और फेक डिग्री का जो है इनका लेन देन का पूरा डिटेल है। इन्हें अपनी पूछताछ में ये भी बताया, एक संजय पंजानी जो इंदौर में है उनका नाम बताया, एक शेखर गुप्ता का और नाम बताया जो कानपुर का है। 2019 से ये रैकेट काम कर रहा था। ये जो डॉक्टर मनीष है, डॉक्टर मनीष एक ग्लोबल बुक एक्सीलेंस अवार्ड भी चलाते हैं, जो इंग्लैंड की एक संस्था उसे अंडर इन्हें रजिस्टर्ड करवा रखी है। और ये पिछले 4 संस्करण करा चुका है, 2 मुंबई में, 1 बेंगलोर में और 1 गोवा में करा चुका है। इसमें कई लोगों को जो विभिन्न फील्ड में जो अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कृत करने का ये चेयरमैन खुद होकर के पुरस्कार दिलाते थे, अवार्ड दिलाते थे। और ये केवल इनका बाहरी आवरण था, इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम से इसको देखा जा सकता है, लेकिन अंदर से ये जो है ये फेक मार्कशीट और फेक गलत धंधे से पैसे कमा रहे थे। किनको बनाते थे मार्कशीट? अर्निंग क्या थी? कैसे किनको मार्कशीट उपलब्ध कराते थे? ये मार्कशीट जो उपलब्ध कराने के, जैसे कि हर एक मार्कशीट का जैसे 80 to 90,000 जो है पर बीएससी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और की मार्कशीट का रेट होता था, और जो डिग्री की होती थी 1.5 लाख 2.5 लाख तक की होती थी। जो इसने अभी तक हमको केवल जो है बीए, बीएससी और बीकॉम की मार्कशीट का बताया है, लेकिन प्रोफेशनल मार्कशीट उसका डिग्री का नहीं बताया है। इन्होंने केवल 2 यूनिवर्सिटी का, अभी लिंगया यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के फर्जी बीएससी और बीकॉम और बीए की मार्कशीट का बताया है। कई मार्कशीट का हमारे पास इनका जो है फुटेज हमारे पास ये व्हाट्सएप में डिटेल है, और उसके हमारे हिसाब से कम ये गैंग जो है जो इसने बताया 60-65 की बताया है, लेकिन करीब 1000 के आसपास हम ऑलरेडी बरामद कर चुके हैं। किस टाइप के लोग हैं जिनको देते थे? डॉक्टर लिखा हुआ है बट ये 12th पास है, तो ये कैसे पॉसिबल? ये मनीष मूल रूप से ये राजस्थान का रहने वाला, और कुछ दिनों ये दरभंगा बिहार में रहा है और बाद में ये हैदराबाद में रहा है। इसका ये बताना है कि मैंने बीडीएस करने के लिए बेंगलोर से कर रहा था, पर बीच में इसने छोड़ दिया। और दूसरी बात है कि ये डॉक्टर नहीं होकर फिर इसने बताया कि मुझे एक जो है जो यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल ह्यूमन ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी, ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी जो यूएस की है, और इसका कहना है कि मुझे ऑनरेरी डॉक्टर की डिग्री जो है चेन्नई से दी गई थी, उसके आधार पर ये अपना नाम डॉक्टर लिखता है। किस तरह कैंडिडेट होते थे जिनको देते थे मार्कशीट? अच्छे घरों के लोग होते थे या किस टाइप के? यस, जो लोग पैसे देने में सक्षम है वो 7, 8, 10 दिन के अंदर इनको डिग्री मिल जाते, पेपर मिल जाते थे।
और कुछ लोगों को हो सकता है कि इसमें जैसे जांच कर रहे हैं, कुछ लोगों ने नौकरियां पानी हो, कुछ लोगों ने हो सकता है और भी जो है जैसे विभिन्न कोर्सेज के लिए जो आवश्यक हो या फेल होने वाले को मिले, तो इसकी अलग से जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन इसमें काफी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। आपका ये बताने की स्थिति में है कि ये सभी जो डिग्रियां मिली थी। खबर जौनपुर से है, जहां हीट वेव को लेकर पुलिस प्रशासन और साथी प्रशासन की अपील, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जौनपुर जिला अधिकारी सैमुअल पॉल एन ने गर्मी और भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जनपद प्रशासन ने समस्त जनपद वासियों को हीट वेव या फिर लू से बचाव की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि नागरिक सावधानी बरते, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले तथा स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश का पालन अवश्य करें। प्रशासन द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक तेज धूप में निकलने से बचें। बाहर जाते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढकें और पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीते रहें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें और सलाह दी गई। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बासी भोजन से परहेज करें और हल्का एवं पौष्टिक भोजन लेने तथा शरीर में पानी की कमी न होने देने की भी बात कही है। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, तेज बुखार, उल्टी या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और संपर्क करने की वहां पर सलाह दी गई है। और प्रशासन ने कहा है कि सभी लोग जागरूक रहें, अफवाहों से बचें और एक दूसरे की मदद अवश्य करें। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा बछराइयों के कस्बे व क्षेत्र जनता को अब बिजली की किल्लत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बछराइयों बिजली घर पर नए आउटर और साथ ही इनकमर स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें कि जिनकी सहायता से बछराइयों क्षेत्र की जनता को अब मुश्किल वक्त में भी बिजली की किल्लत से निजात मिलेगी। आपको बता दें कि सोमवार को बछराइयों बिजली घर पर तैनात जूनियर इंजीनियर जेई हरिशंकर व विभाग के एक्ससीएन नीरज यादव ने बताया है कि अब से पहले जो यहाँ पर आउटर और साथ ही इनकमर लगे हुए थे वह आए दिन खराब हो जाते थे, जिसके कारण क्षेत्र की जनता को बिजली के संकट से जूझना पड़ता था। खासकर गर्मियों के दिनों में भीषण गर्मी और हल्की फुल्की हवाओं के चलने से भी लाइनों में एवं पैनलों में फॉल्ट हो जाता था, जिस कारण बछराइयों क्षेत्र की बिजली हफ्तों तक के लिए गुल रहती थी। लेकिन अब जनता बिजली न मिलने से बेहाल हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विभाग की तरफ से इन सभी परेशानियों को देखते हुए बछराइयों फीडर पर नए पैनल, इनकमर और आउटर सहित ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। जैसा भी हम बच रहा हूँ बिजली घर पे पैनल लगवाए हैं लोगों की सुविधा के लिए, बिजली सुचारू रूप से चल सके। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि क्या व्यवस्था कराएंगे, क्या सुविधा लोगों को मिलेगी। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि हमारा जो बिजली घर केंद्र बछराइयों है, इसमें बहुत इसकी स्थिति खराब थी और हमारे उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारे श्री अधिशासी अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, उपखंड अधिकारी, इन सब के निर्देशन में यहाँ पे कार्य हुआ और सबने बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी हमारे पैकेज थे बिजनेस प्लान में वो सारे काम हुए। क्षमता वृद्धि हमारा भी 5 MVA हुआ और जो भी मशीन है, मशीन बदलने का कार्य किया गया और इस वजह से हमारी पूरी जो बछराइयों टाउन की विद्युत व्यवस्था है बहुत ही अच्छी सुचारू रूप से चल रही है और सभी का सहयोग है और यहाँ की जनता की बहुत सहयोग है। और मैं उन सबसे यही अपील करता हूँ कि सभी लोग जो है अपना बिल टाइमली जमा करें और जमा करने के बाद जो भी हमारी विद्युत व्यवधान या विद्युत संबंधी जो भी समस्या है उस पर हम पूरी तरह से सुधार के लिए तत्पर हैं। कितनी मशीनें यहाँ पर बदली गई हैं? हमारे यहाँ अभी 3 मशीनें बदली गई हैं, 2 इनकमिंग और 1 हमारी आउटगोइंग। उसके साथ साथ बस कपलर। क्या काम रहेगा उन मशीनों का काम ये रहेगा, जो ट्रिपिंग हमारा है 0 ट्रिपिंग हो गई है, जो ट्रिपिंग आ रही थी बार वो सिस्टम हमारे यहाँ खत्म हुआ है, प्रोटेक्शन पे कार्य किया गया है और इस वजह से हमारी विद्युत आपूर्ति बहुत ही बेहतर हुई है पहले से। और इन सब का जो बछराइयों की जनता, आसपास के लोगों का बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है और मैं यही कहूँगा कि हमारे उच्च अधिकारियों ने हमारा बड़ा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि बछराइयों को हम आगे लेके जा रहे हैं और जाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है, मैं वार्ड नंबर 22 से सभासद हूँ बछराइयों। अच्छा, बछराइयों में बिजली विभाग की तरफ से कुछ सुविधाएं की? नहीं, बहुत सहयोग रहा, जय साहब ने बहुत काम किया
हमारे यहाँ पहले भी था, मगर अब आके बहुत प्रोसेस हुआ काम में और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला। पहले क्या होता था एक्चुअली, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, लोगों को परेशानी। जय साहब का काम ये लगा, लोड ट्रांसफ़र के लिए इन्होंने बहुत काम किया। मगर ऐसा था पहले बछाइयों में कि एक वार्ड में बहुत लोग रहते हैं, वहाँ पे कितना लोड है, दूसरे में कितना है, मतलब उसको उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया, जिससे आज हमें जो है कोई परेशानी का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता। लोगों के आए दिन फ़ोन नहीं आते कि सर हमारे यहाँ तार कट गया है, हमारे यहाँ बिजली कट गई, हमारे यहाँ परेशानी हो गई है। तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला, हमारा भी लोड कम हुआ, लोग सुचारू रूप से बिजली उनको मिल पाती है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है बछराऊ में। बस काफ़ी बहुत मेहनत की है जय साहब ने, इनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। और काफ़ी इक्विपमेंट आपने भी सर की बाइट ली है, तो मॉडिफाई करने के लिए उनको नई नई चीज़ें आई हैं, जिससे हमारे बछाइयों को काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत थैंक यू सर। एक्सीलेंस आपका भी और आपका भी। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है और साथ ही सपा लोहिया वाहिनी ने बढ़ती मांगों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और साथ ही स्मार्ट मीटर व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ सपा डॉक्टर संतोष वर्मा, नंदेश्वर यादव समेत बड़ी संख्या में सपा लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। हरदोई के भरावन क्षेत्र में ग्राम सभा सेवा डी में भारतीय किसान यूनियन भानु की विशाल किसान महापंचायत आयोजित हुई है, जहां हजारों किसानों की भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ जमकर हुंकार भरी है। पंचायत में किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन पर तीखे सवाल उठाए गए। महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे भाकियू भानु के हरदोई जिलाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह और साथी उर्फ अंकित सिंह ने मंच से सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों का शोषण बंद नहीं हुआ तो हरदोई में लगातार आंदोलन होंगे और उन्होंने 2 टूक कहा है, जो किसान से ऐठेंगे वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इस बयान के बाद पंचायत में मौजूद किसानों ने जोरदार नारेबाजी कर समर्थन जताया है और साथ ही किसानों की समस्याओं पर फूटा गुस्सा। महापंचायत में बिजली संकट, सिंचाई खराब सड़कें, राजस्व विवाद, सरकारी योजनाओं में और साथ ही भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी जैसे मुद्दे उठाए गए और साथ ही किसान नेताओं ने आरोप लगाया है। आज दिनांक 18/5/2026 को हरदोई आया हूं। किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, पुलिस महकमा नाइंसाफी कर रहा है और ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं हमारे जितेंद्र प्रताप जी। किसानों की आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमे पर लिखे जाते हैं किसानों पर, जो भारतीय किसान यूनियन भानु बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर किसानों को परेशान करेगी PWD, राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग, पुलिस प्रशासन, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, पूरे देश में उनको लोग जानते हैं कि हम लोग अगर कोई पंचायत करते हैं तो निर्णय पे करते हैं, और वो पंचायत जो होती है वो गरीबों और किसानों से की समस्याओं से जुड़ी हुई पंचायत होती है। हम किसी पंचायत में कोई राज्यसभा सीट नहीं मांगने आए हैं। हम यहाँ पर पंचायत कर ये बात कहने आए कि जो संडीला तहसील है, यहाँ के जो SDM साहब हैं वो किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ के जो थाना है तरौली, यहाँ पर इससे पहले अभी जो इंस्पेक्टर साहब थे वो इतना तानाशाह थे, गरीब किसान मजदूर कोई उनके दरवाजे पहुँच जाए तो वहाँ न्याय नहीं मिलता था। बिना पैसा दिए थानों पर न्याय नहीं मिल रहा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, चूंकि आप लोग चौथा स्तंभ हैं, आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने तीसरे नेत्र को खोलने का समय आ गया है। आपके आंख के नीचे जनपदों में ये रवैया है कि थानों तहसीलों में बिना पैसों के न्याय नहीं मिलता है, और गरीब को तो तहसील हो, ब्लॉक हो, थाना हो, चौकी हो, वहां पर अंदर जाने से रोका जाता है कि वो गरीब है। क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, किसान भाई हमारे, और अन्न पैदा करते हैं, उत्पाद पैदा करते हैं। महोबा में हैवानियत की हदें पार, नीट छात्रा को अगवा कर 16 दिन तक बंधक बनाया है।
आपको बता दें यूपी के महोबा से नीट की परीक्षा के अपहरण और साथ ही दुष्कर्म का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर कोचिंग से घर लौटते समय अगवा हुई छात्रा को पुलिस ने 16 घंटे के बाद बरामद किया है। पीड़िता ने कार सवार दबंगों पर बंधक बनाकर गैंग दुष्कर्म और साथ ही नशीले इंजेक्शन देने और साथ ही सिगरेट से दागने के और रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप लगाए हैं। महोबा में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मध्य प्रदेश की रहने वाली एक छात्रा महोबा शहर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। बीती 30 अप्रैल को जब वह कोचिंग से लौट रही थी कि कार सवार दबंगों ने उसे जबरन अगवा कर लिया और पुलिस ने पूरे 16 दिन तक छात्रा को बरामद किया लेकिन पीड़िता ने आज आप बीती सुनाई है, वह रूह कपा देने वाली है। पीड़िता के मुताबिक उसी के गांव की मोहित श्रीवास ने अपने साथी अंकित श्रीवास और हल्लू राजपूत सहित करीब आधा दर्जन आरोपियों ने उसे प्रयागराज में बंधक बनाकर रखा है और इस दौरान उसे हर 2 घंटे में नशीले इंजेक्शन दिए गए। उसके साथ मोहित ने दुष्कर्म किया है। विरोध करने पर दरिंदों ने उसे सिगरेट से दागा और चाकू से वार भी किया है। नगर महोबा में अपनी 25 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा होने की सूचना देते हुए कुछ नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से अपहृता की शीघ्र बरामदगी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया और टीमों के सार्थक प्रयास से दिनांक 16 मई को अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा चुका है। अपहृता के माननीय न्यायालय में कथनों के अनुसार कुछ और नाम प्रकाश में आए हैं। अभी तक 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ जारी है और उन्हें शीघ्र ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी सर्विलांस और उनके सहयोग से 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। जी, एक छात्रा को लाया गया है, तो अभी उसको एब्डोमेन पेन हो रहा था सीवियर, तो अभी उसका ट्रीटमेंट पहले से महिला जिला अस्पताल में चल रहा है। उसकी एमएलसी भी हो गई है 16 तारीख को और इसका ट्रीटमेंट महिला अस्पताल से चल रहा है, लेकिन एब्डोमेन पेन थोड़ा ज़्यादा था तो मेरे पास लेके आए हैं। पुलिस भी और उसके घर वाले भी थे, तो मैंने अभी उसको इंजेक्शन दिया है और उसका CT स्कैन के लिए मैंने एडवाइस किया है। सर, कैसी हालत में थी लड़की? हालत उसको एब्डोमेन पेन तो था, कॉन्शियस ओरिएंटेड थी, थोड़ी सी घबराहट डर में थी और बाकी तो कॉन्शियस थी। आपकी बहन? हमारी बहन महोबा में नीट की तैयारी कर रही थी। 30 अप्रैल तो जैसे ही वो लाइब्रेरी से जलती दर निकली, उसका अपहरण कर लिया है 5 लोगों ने और उन्होंने इलाहाबाद में जाते जबरदस्ती शादी करवाई थी। तुम्हारे भाई तो गोली मार देते, नहीं तो शादी कर लो हमारे साथ। हाँ, और उन्होंने उसके बाद उसे बहुत टॉर्चर करा 16 दिन तक, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुष्कर्म करा, टॉर्चर करा। क्या बताएं, उसकी हालत आप देख ही लो एक बार। अच्छा, बता रहे किसी तरीके के नशे वगैरह के इंजेक्शन नशे थे पूरे हाथों में, पूरे शरीर में, और सिगरेट से जलाया गया है, उसे बार बार टॉर्चर किया जाया है। क्या मांग करते हो ऐसे लोगों के खिलाफ? आपको हम तो मुख्यमंत्री जी से ही मांग करते हैं कि ऐसे पापियों तो सरेआम मतलब फांसी की सजा दी जाए। जैसे वो बोलते हैं कि राम राम सत्य हो इनका, तो हम यही देखना चाहते हैं कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। मतलब अभी कैसी हालत है? अभी बहुत ही नाजुक हालत है, सीरियस हालत है उनकी। कहाँ इलाज करा रहे हो आप? ये जिला महिला अस्पताल में, फिर आज सरकारी अस्पताल में अभी आए हैं जी। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस का वो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं कार्रवाई। बस जब तक उन्हें सजा ना मिले हम नहीं मान सकते हैं। तो एक छात्रा के साथ अन्याय हुआ, उसको क्या क्या हुआ है, क्या पूरा घटनाक्रम है? जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त हुई कि 30 अप्रैल को नीट की छात्रा जो तैयारी कर रही थी उसका अपहरण कर लिया गया है। हमें जैसे ही जानकारी हुई, हमने प्रदेश कमेटी तक ये बात पहुंचाई, तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने पीड़ित परिवार से बात की, उनकी माताजी से बात की, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। इस मौके पे मैं शुरू से अभी तक मैं बिल्कुल नज़र लगाए हुए हूँ। मेरे प्रदेश के लगातार संपर्क में है प्रदेश के पदाधिकारी, और लड़की ने जो बताया है कि लगभग 15 दिनों से लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। हर 2 घंटे में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, नशे के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे आरोपियों को तत्काल
कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ लड़की ने जो मांग की है फांसी की, तो फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए ऐसे जानवरों को, ऐसे राक्षसों को। पुलिस का रवैया क्या रहा है? अब तक किसी गिरफ्तारी हो पाई है या कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है? कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि जो भी इस पूरे घटना प्रकरण में संलिप्त है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, लड़की को अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए। और मैं समझता हूं कि लड़की की हालत देखने में लगभग हमारे जौनपुर में नाली के पानी की निकासी विवादों में है, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव, 7 लोग घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चंदवक थाना क्षेत्र के गोबरा गांव का पूरा मामला। खबर कानपुर से है, जहां कभी दादी नानी के दिए सिक्कों की रखवाली करने वाली मिट्टी की गुल्लक अब नए रंग और साथी डिजाइन में लौट रही है। गुल्लक अब एक नई डिजाइन में लौट रही है। आपको बता दें, फर्क बस इतना है कि बस इस बार बिठूर के कुम्हारों के साथ आईआईटी कानपुर भी जुड़ गया है। जिला प्रशासन की पहल पर पारंपरिक माटी कला को आधुनिक डिजाइन, रंग, तकनीकी और बाजार से जोड़ते हुए मिट्टी की गुल्लकों को नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। हाल के दिनों में गुल्लक को लेकर कानपुर में हुई चर्चा के बाद जिला प्रशासन ने इसे केवल बचत का साधन नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों और साथ ही स्थानीय कला से जुड़े सामाजिक अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की पहल शुरू की है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि गुल्लक केवल मिट्टी का पात्र नहीं होते, बल्कि ये बचपन, परिवार और बचत की संस्कृति से जुड़ा भावनात्मक प्रतीक होते हैं। कभी छोटे छोटे उपहार और साथ ही रुपए बच्चे बड़ी आत्मीयता से अपनी गुल्लक में सहेज कर रखते हैं। वही आदत आगे चलकर आर्थिक अनुशासन और बचत की सीख भी देती है। डीएम ने कहा कि आज समाज में अनावश्यक खर्च बढ़े हैं और बचत की आदत कमजोर होती जा रही है। ऐसे में बच्चों को बचत का संस्कार देने के लिए गुल्लक एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। जुड़ी हुई है और गुल्लक के एक्चुअली देखा जाए तो उसके बहुत सारे पहलू हैं। और इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की भी जो अपील है कि हम लोग बचत भी करें और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर से बचें, तो गुल्लक तो सेविंग के कॉन्सेप्ट पे ही है और एक प्रकार से छोटी छोटी बचत से भी राष्ट्र का निर्माण होता है और लोगों में जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकने में भी गुल्लक सहायता होती है। गुल्लक में जो पैसे इकट्ठे हम लोग करते हैं, जो हमें कभी किसी चाचा से मिले, दादी से मिले या नानी से, बुआ से मिले, तो उससे स्मृतियां भी जुड़ जाती हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ एक अच्छा इकोसिस्टम है कानपुर में और आईआईटी कानपुर का जो हमारा संस्थान रीता सिंह जी हैं और जो उनके साथ में पूरी टीम है बिठूर के हमारे कुम्हारों की, कलाकारों की, तो उन्होंने भी अच्छी डिजाइन करे, मॉडर्न डिजाइन भी किए हैं। तो हमने ये निर्णय लिया, हमने और हमारे सीडीओ साहब अभिनव जी हैं, कि हम लोग अपने कार्यक्रमों में सुवेनियर्स के रूप में फूलों की बजाय हम लोगों को गुल्लक भेंट करेंगे और उससे उनमें बचत की भावना भी बढ़ेगी। कानपुर से भी जुड़ेंगे, वो आईआईटी से भी जुड़ाव होगा और कुम्हारों की कला को भी वो स्थान मिल सकेगा कि जो देश की संस्कृति का हिस्सा रहा है, बचत बढ़ा रहा है, समसामयिक है इस समय है। और एक जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकने से जो एक खुशी मिलती है, जो एक सेल्फ डिसिप्लिन मिलता है, उसका भी जो बच्चों पर भी मैसेज जाएगा, बड़ों के पास भी मैसेज जाएगा। तो ये प्रयास हम लोगों ने किया है। यहाँ पे कानपुर के सीडीओ संभल में अज्ञात लोगों ने
द्वारा महिला को तेल छिड़ककर जलाने का आरोप सामने आया। आपको बता दें पूरा मामला संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है। मृतक महिला की पहचान 44 वर्षीय अनेक श्री पत्नी स्वर्गीय किशन पाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार को सोमवार को दरमियान रात करीब 3:30 बजे कुछ अज्ञात लोग महिला के घर में घुस आए और आरोप है कि हमलावरों ने सो रही महिला को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और फिर उसी पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। महिला की चीख पुकार सुनकर उसका 15 वर्षीय बेटा जाग गया और शोर सुनकर परिवार के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। परिजन आनन फानन में महिला को गंभीर रूप से झुलसी महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर लेकर पहुंचे हैं। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। सभी को सूचना मिली कि एक अनेकश्री नाम की महिला है वो जल गई है। सूचना पर अटेंड करने के लिए पीआरवी के साथ में थाने के लोग भी पहुंचे और तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए पूर्व में ही उसके परिजन हैं वो ले गए थे। पुलिस ने क्राइम सीन है उसको प्रोटेक्ट करने के बाद में फॉरेंसिक टीम को बुलाया और एविडेंस कलेक्ट किए और एक सब इंस्पेक्टर है उसको महिला जिनको विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया वहाँ पे भी भेजा गया। उसने अपना एक वीडियो है डाइंग डिक्लेरेशन का वो रिकॉर्ड किया है और किन परिस्थितियों में आग लगी उसके लिए यहाँ पे मौके पे मैं भी पूछताछ करने के लिए विभिन्न लोगों से पूछताछ की है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, किन परिस्थितियों में आग लगी है, कैसे लगी है, किन लोगों ने लगाई है। ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसको उसी तरीके से किया जाएगा और उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो भी की जाएगी और बर्न किस चीज़ के हैं इसके भी बारे में जानकारी ज्ञात करना आवश्यक है और इन सब प्रश्नों के जवाब मिलने के बाद ही पुलिस है वो किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुँच पाएगी। थैंक यू। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता के तिवारी नगर चित्रकूट निवासी मर्चेंट नेवी में कार्यरत खड़क सिंह कोठारी के घर में उनकी पत्नी चंद्रा कोठारी अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और सुबह करीब 11 बजे चंद्रा कोठारी बच्चों के साथ घर में ताला लगाकर घोड़ा नाला स्थित ससुराल गई थी। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर के पीछे लगे लोहे के दरवाजे को तोड़कर भीतर प्रवेश कर लिया और चोरों ने आराम से ही घर की अलमारी का ताला तोड़ा और साथ ही उसमें रखे 11.5 तोले सोने के जेवरात और करीब 35,000 रुपए की नकदी समेट ली है। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर फरार हो गए। जब चंद्रा कोठारी वापस घर लौटी तो घर के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी से कीमती जेवरात भी गायब थे। थाना लालकुआं को एक सूचना मिली थी जिसमें एक महिला जो अपने बच्चों के साथ अकेली घर में रहती थी और वो अपने सास ससुर का जो उनका घर है वो थोड़ा दूर है, वहाँ खाना बनाने जाती थी। तो वो कल गई थी और फिर जब वापस आई तो उसके द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में जो उसकी ज्वेलरी थी वो नहीं है, वो किसी व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है। तो तत्काल सूचना में टीमों का गठन कर दिया गया था। इसमें 4 टीमें इसके सीसीटीवी कैमरा, सुरागरसी, पता रसी और सर्विलांस के लिए काम कर रही हैं। जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। वो महिला की ज्वेलरी संबंधित है, उनके द्वारा तहरीर में भी रिटर्न में दिया गया है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है और जो भी संबंधित है उसी के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। पूर्व ग्राम प्रधान ने की प्रेस वार्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष पर चुनाव प्रभावित करने का लगाया आरोप। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद के जसपुर नगर का है, जहां क्रय विक्रय समिति जसपुर के संचालक पदों पर चुनाव को लेकर सामने आया है, जिसमें आज पूर्व प्रधान ग्राम बहेड़ी अमरजीत सिंह द्वारा एक रेस्टोरेंट पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल और साथ ही भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार चौहान द्वारा दोनों पर सुखविंदर कौर पत्नी अमरजीत सिंह पूर्व ग्राम प्रधान का पर्चा निरस्त करने का बड़ा और साथ ही गंभीर आरोप लगाया गया है और कहा है कि जारी क्रय विक्रय समिति की चुनाव प्रक्रिया में उनके द्वारा संचालन पद पर इन दोनों व्यक्तियों को रोकने के दौरान जैसे तैसे सुखविंदर कौर ने जबरन बामुश्किल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है तथा उसके अगले दिन ही पहले तो इधर उधर से अनेकों फोन नामांकन पत्र निरस्त कराने के लिए कराए, जिसको लेकर प्रत्याशी सुखविंदर कौर ने भी निर्वाचन अधिकारी को सचेत कर दिया है तथा वहां कहा है कि यदि जरा सी भी धांधलेबाजी हुई तो यही हंगामा करेंगे।
ने अपना संचालक पद के लिए पर्चा दाखिल करा था क्रय विक्रय समिति में, और हमें करीब 1-1:30 बजे पता चला कि जो जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय मनोज पाल जी ने पर्चा दाखिल करा वहाँ पर हमारे वार्ड से। जब हमारे वार्ड से उन्होंने पर्चा दाखिल करा तो हमें थोड़ा सचेत तो होना ही पड़ा कि हमारे पर्चे को निरस्त ना करवा दें। हमारी निगाह इस बात पर रही, वो बार बार जब जांच चली इस पर्चे के अगले दिन, पहले तो पर्चा जमा नहीं करने दे रहे थे हमारा। जब पर्चा जमा करने का टाइम आया, जब भी धींगा मस्ती करी उन्होंने, बिल्कुल एंड टाइम पर हमने पर्चा जमा करा। अभी टाइम था उस टाइम 2-4 मिनट का। जो नगर अध्यक्ष राजकुमार जी, इन्होंने आके दरवाजे में अड़ गए, दरवाजे में जहाँ चुनाव अधिकारी बैठा था। जब वो अड़ गया आगे तो हमने भी कही भाई पर्चा तो हमारा पर्चा दाखिल होना है, पर्चे क्यों दाखिल होने दे रहे हैं? कह रहे ना टाइम ओवर हो गया। हमने कहा ये तो चुनाव अधिकारी देखेगा ना इस चीज़ को, तू कौन है देखने वाला भाई? कह रहे ना हम पर्चा नहीं जमा होने देंगे। चलो पर्चा तो हमने धींगा मस्ती करके अपना जोर जबरदस्ती करके पर्चा जमा कर लिया। उसे हटा के हम 2-4 जने थे, हमने उसे हटाया तो उन्होंने पर्चा दाखिल होने दिया। अगले दिन उन्होंने हमारे पर्चे पे अब पत्ती लगा दी। पहले पत्ती लगाने खुद नहीं आ रहा था, किसी को भेज रहा था, कभी किसी को। हमने कहा खुद कैंडिडेट आएगा तो पत्ती लगाएगा। हमने चौरा अधिकारी से कहा ये नियम है, यहाँ तो प्रस्तावक, यहाँ अनुमोदक, यहाँ उस वार्ड का कोई मेंबर और यहाँ खुद कैंडिडेट जो है वो पत्ती लगा सकता है। इन्होंने बतेरे फ़ोन कराया इधर उधर से चुनाव अधिकारी को, हमने भी सचेत कर दिया। मैंने कहा भाई ऐसा करेगा तू या पत्ती लगाएगा ऐसे फर्जी तो हम शोर शराबा करेंगे, हंगामा करेंगे। वो घबरा गया। फिर ये खुद आया पत्ती लगाने, मनोज पाल जी जिला अध्यक्ष जो हैं, खुद आके ना हमारे पर्चे पे पत्ती लगाई और पत्ती लगा के उससे कहा जोर से कि यो पर्चा निरस्त होना है अगर तुझे नौकरी करनी है यहाँ पर। तो चुनाव अधिकारी से उसने धमकी दी थे, हमारे सामने दी, हम सुनने थे। हमने सुनने के बाद हमने कही पर्चा निरस्त नहीं होना चाहिए। चुनाव अधिकारी तो हमसे हो गया, ये नहीं होगा, हम भी निश्चिंत हो गए। तो इन्हें जनता से ये बताना है कि ये जो भाजपा की ये सोच है और जिला अध्यक्ष जो है मनोज पाल जी, उनकी ये सोच है हमारे प्रति, आम जनता के प्रति। बस हम तो यही कहना चाहते हैं। दूसरे वार्ड से बना था मैं खुद, तो मैं वहाँ से बना था, अपनी पत्नी को पर्चा भरवाया था मैंने इस वार्ड से, वार्ड नंबर 7 से मोड़ डाबरे वाले से। उसमें ये भी मेंबर है जो है, इन्होंने अपना पर्चा दाखिल करा था वहाँ से और बाद में अपना पर्चा अगले दिन अपना पर्चा ही वापस ले लिया इन्होंने। पर्चे में आपत्ति लगाई इन्होंने, मेरे पर्चे में लगाई है। मेरे पर्चे में लगवाता, मैं तो कहता तो मेरे पर्चे लगवाता भाई। अगर तुम्हें महिला को आगे लेना है तो महिला को चुनाव लड़ने देता, तू भी लड़ता चुनाव। जीत हार तो लगी हुई है, अब तो जनता जनार्दन ने जिताना था, चीज़ें जिता दिया। तो हम बताना चाहते हैं जनता को कि ये भाजपा की सोच क्या है, महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है। वैसे जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष ऐसे कर रहा है, अपना एक इसका नगर अध्यक्ष जो राजकुमार है, क्या ना, वो भी वहीं था मौके पे और लोग भी थे। उसने भी धींगा मुस्ती करी वहाँ बहुत सारे लड़के बुलाए जसपुर से कि मैं अपने लड़के बुला रहा हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा मैं। ये जो भाजपा की जनता से कहती कुछ है करती कुछ है। और जो हमारा जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष की ये सोच देखो, कहाँ चुनाव लड़ने आया है, चुनाव लड़ने के बाद अपनी ज़बरदस्ती करके हमारा पर्चा निरस्त कराया इसने। बीजेपी का संदेश तो जिला अध्यक्ष जी संदेश दे रहे हैं, जो भाजपा के लिए क्या कर रहे हैं, जो इनका ये जिला अध्यक्ष रहने के लायक ही नहीं है। जो इनके जो कारनामे हैं, ये तो भाजपा को इसे जिला अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए इन्हें। जो इनके कारनामे हैं, छोटे छोटे चुनाव आकर दखलंदाजी कर रहे हैं, खुद आ रहे हैं, खुद पर्चा भर रहे हैं अपना। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश योग नगरी रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि योग नगरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची उज्जैन एक्सप्रेसवे जब वॉशिंग लाइन में शटिंग हो रही थी, उसी दौरान एक्सप्रेस जब वॉशिंग लाइन में शटिंग हो रही थी तभी वह अनियंत्रित होकर और साथ ही देखते ही देखते वह वॉशिंग लाइन ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ी और वहां पर पॉइंट पर तेजी से आवाज के साथ बफर स्टॉप में टकरा गई। घटना से इंजन के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए और हादसे की आवाज सुनकर खांड गांव के आसपास के लोग सहम गए और वहां घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े हैं। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जीआरपी पुलिस और स्टेशन प्रशासन मौके पर पहुंचा है। घटना के बारे में जानकारी जुटाई। फिलहाल ये नहीं पता चला है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, यह हादसा हुआ है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया है कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में हलाला से जुड़ा पहला मामला सामने आया है। हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाने में पहले से ही पुलिस ने हलाला के मामले में एफआईआर दर्ज की है। ये केस महिला की शिकायत पर उसके पति और साथी ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं का पीड़िता के घर आना जाना लगा हुआ है। सोमवार को पूर्व मदरसा बोर्ड अध्यक्ष शमुन कासमी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बीजेपी नेता सुबोध राकेश समेत अन्य कार्यकर्ता के साथ मिलकर पीड़िता के घर पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने पीड़िता शाहीन से मुलाकात करते हुए उसके साहस को देखते हुए शॉल उड़ाकर और फूल मालाओं के साथ उसका सम्मान किया। देखिए सर, मैंने बीबी का हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम पढ़ना भी नहीं चाहते इसमें। लेकिन सर मैं वही कह रहा हूँ, हमें आना तो दूर की बात, हम फोन तक नहीं आया किसी कांग्रेस का, ना रवि बहादुर साहब का आया, ना और किसी उनके सदस्य तक का भी हमें फोन नहीं आया सर। घर आना तो दूर की बात है, हमें कांग्रेस से किसी ने नहीं पूछा। हम इस पीड़ा में सिर्फ बीजेपी की तरफ से आए, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आए, जो भी आए। मुसलमानों को वोट बैंक समझा जा रहा है जी, समझा नहीं, हाई मुसलमान वोट बैंक। मैं तो ये कहता हूँ हाई कांग्रेस के लिए वोट बैंक मुसलमान, क्योंकि जब वो दुख की सिर्फ वोटों के लिए मुसलमानों को याद करते हैं, जब वोटिंग होनी हो तभी याद करते हैं, तभी बीजेपी के विरुद्ध दिखाते हैं कि देखो मुसलमानों का ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन बीजेपी का मैंने देख लिया ऐसा कोई मकसद नहीं है। बीजेपी का मुसलमानों की हक में यूसीसी भी जो नए कानून ला रहे देश के हित में, मुसलमानों के हित में। मैं तो ये कहता हूँ आज तक आपने कांग्रेस का साथ दिया, एक बार हमारे माननीय जी श्री पुष्कर धामी जी का साथ दे के देखिए, जिंदगी देखिए, अपनी बहनों की सुरक्षा देखिए, रोजगार देखिए, अपना आने वाला कल देखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए। मैं अपने माननीय प्रधान जी मोदी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी आने वाली नस्लों तक ये बीजेपी सरकार रहेगी, मैं ये कह सकता हूँ। ये जो यूसीसी लागू होने के 1 साल बाद हलाला का मामला आया है, हम सब जानते हैं हो ये गंदगी फैल तो रही थी, लेकिन इसके खिलाफ एक बहन ने आवाज उठाई है और वो हरिद्वार की बेटी है, वो पूरे उत्तराखंड की बेटी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल मुझे ये कहा है, माननीय मंत्री खजानदास जी ने कहा है कि आप वहां जाइए और उस बेटी की आवाज में आवाज मिलाइए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ इनके दुख में शरीक होने के लिए, और बहुत जिम्मेदारी से हम ये आश्वासन दिया है हमने कि इनके केस को वक्फ बोर्ड उत्तराखंड देखेगा। जहां कहीं इनको खर्च की जरूरत पड़ेगी वक्फ बोर्ड उत्तराखंड उसकी जिम्मेदारी लेगा। ये बहनों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, हलाला जैसी कुप्रथा जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और ऐसे काम को जिसको शरीयत ने हराम कहा है, जिना कहा है, उस काम को अगर आप गौर से देखें तो जो बहन के साथ रात भर के लिए निकाह किया जाता है, उस बहन के साथ अगले दिन ये तय करके कि सुबह को इसको छोड़ दिया जाएगा और ये किसी दूसरे की बीवी बनेगी, ये इस्लाम में जिना का लेवल है। ऐसे आदमी को पत्थर तब तक मारने का हुक्म है जब तक वो मर ना जाए। ऐसे काम करने वाले को ये कहां कौन सी दौर में हम जी रहे हैं, मतलब मजाक बना दिया इस्लाम का। गुस्से में आए शौहर, शराब पी के आए शौहर, नशा करके आए शौहर, और आए और बीवी को तलाक दे दे, और उसे कहा जा रहा है कि वो हलाला कर ले। इस मर्द का हलाला हो, बहन का हलाला क्यों? गुस्से में ये शौहर था, नशा इस शौहर ने किया, दारू पी के ये शौहर आया, तलाक इस शौहर ने दिया, गलती ये करे और सजा बीवी को। ये कहां का मजाक है? जिसने गलती की सजा उसे मिले, इस शौहर का हलाला हो, और जो मौलाना हलाला करने के शौकीन है वो इन मर्दों से हलाला करे, अब ये उनका हलाला करे, वो इनका हलाला करे, तब पता चले इन्हें कि किस दौर से गुजरा जाता है। मजाक बना के रख दिया इस्लाम का। आज एक बहन खड़ी हुई है, बेटी खड़ी हुई है, और वो कह रही है कि नहीं मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं जाना ऐसे आदमी के पास वापस, मुझे नहीं करनी है ऐसी शादी, दूसरी शादी। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के साथ मैं पूरी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन ये हलाला जैसा नापाक काम नहीं करूंगी। ये सबक है, ये इबरत है तमाम समाज के उन लोगों के ठेकेदार। क्या मामला हुआ था, ये पेश किया गया है, क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला ये है कि हम बहनों को दबाया जाता है और हम गुस्से में हमें 3 तलाक कहकर घर से निकाल दिया जाता है। ये 3 तलाक बहुत आसान कर दिया इन लोगों ने, हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। अब ये आसान नहीं होगा। मैं माननीय धामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। यूसीसी कानून में हम महिलाओं के लिए जो लेकर आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब हम महिलाओं को कोई डर नहीं, हमें इस यूसीसी कानून से हमें इंसाफ मिलेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ धामी जी का। और मेरे साथ हलाला का जो मामला होता है, शोहर तलाक दे देता है और फिर कहता है कि घर की बात है, मेरे भाई से हलाला कर ले, घर की बात घर में रह जाएगी। क्यों करें हम ये हलाला? हम जान दे देंगे मगर ये हलाला नहीं करेंगे। हम बहनों की इज्जत को मजाक समझ के रखा है इन लोगों ने, हम ये नहीं करेंगे। हम उस घर में दोबारा जाना भी नहीं चाहते जहाँ ये मामला होते हैं। हमें दबा के रखा जाता है, हम दबा कर नहीं जीना चाहते। हम अपनी खुशहाली को, हम अपनी जिंदगी को खुशहाल जीना चाहते हैं। हमें हौसला मिला है यूसीसी कानून से। हमारे साथ हमारे सर सादाब सर ने हमें हिम्मत दी है, हमारा हौसला बढ़ाया है और ये मुझसे मिलने आए हैं, मेरी ताकत बने हैं। और मैं इन बहनों के साथ खड़ी हूँ। मैं इन्हें इंसाफ भी दिलाकर रहूंगी, इनकी ताकत बनूंगी, इनकी आवाज बनूंगी, इनका एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। क्यों करते हैं हमारे साथ ये जुल्म? आखिर क्यों हमें घुट घुट के मारते हैं घरों में? हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी को खुशहाली के साथ। हमारी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं लोग। हम इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।